4 दिसंबर 1971 की रात अरब सागर की गहरी अंधेरी लहरें जैसे किसी रहस्य को छिपाए हुए थीं। भारतीय तट से सैकड़ों किलोमीटर दूर पाकिस्तान का सबसे सुरक्षित कराची बंदरगाह पूरी तरह सोया हुआ था। वहां उनके प्रमुख युद्धपोत और तेल व हथियार से भरे सप्लाई जहाज तैनात थे। सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि हर कोने पर रडार, सर्च लाइट्स और चौकस गार्ड्स तैनात थे। लेकिन उसी अंधेरे में कुछ मुट्ठी भर निडर नाविक छोटी छोटी मिसाइल बोट्स पर सवार बिना किसी आहट के दुश्मन की नाक के नीचे घुस गए। और फिर अचानक आग की लपटें उठी। विस्फोट की आवाजों ने रात को चीर दिया था। बड़े जहाज एक एक कर तबाह हो गए। तेल टैंक जलकर अंधेरा शहर रोशन करने लगे। दुश्मन के रडार ऑपरेटर्स समझ ही नहीं पा रहे थे कि हमला कहां से हुआ। कोई जेट नहीं, कोई सबमरीन नहीं। फिर ये चमत्कार कैसे संभव हुआ? ये कहानी है साहस, रणनीति और बदले की आग की, जो भारतीय नौसेना के कुछ निडर नाविकों ने पूरी दुनिया को दिखा दी। आज हम उसी रात के रहस्य में उतरेंगे जब ऑपरेशन ट्राइडेंट ने समुद्र को आग और इतिहास से रोशन कर दिया। साल था 1971। भारतीय उपमहाद्वीप की हवा में बेचैनी घुल चुकी थी। ये सिर्फ दो देशों के बीच तनाव नहीं था, बल्कि एक ऐसे संकट की शुरुआत थी जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। पाकिस्तान उस समय दो हिस्सों में बटा हुआ देश था, पश्चिम पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, जिसके बीच हजारों किलोमीटर की दूरी और गहरी राजनीतिक खाई मौजूद थी। पूर्वी पाकिस्तान में रहने वाली बंगाली आबादी लंबे समय से भेदभाव और राजनीतिक उपेक्षा झेल रही थी। चुनावों में भारी जीत के बावजूद उनकी आवाज सत्ता तक नहीं पहुंची। मार्च 1971 में पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया, एक ऐसा सैन्य अभियान जिसने पूरे इलाके को हिंसा और डर में डुबो दिया। शहरों में गोलियां चलीं, गांव जलाए गए और लाखों लोग अपनी जान बचाने के लिए सीमाएं पार करने लगे। कुछ ही महीनों में करीब 1 करोड़ शरणार्थी भारत की सीमा में आ चुके थे। भारत के सीमावर्ती राज्यों पर भारी दबाव पड़ने लगा। ये अब सिर्फ पड़ोसी देश की समस्या नहीं रही थी, ये भारत की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और स्थिरता का सवाल बन चुकी थी। दुनिया कूटनीतिक समाधान की बात कर रही थी, लेकिन जमीन पर हालात तेजी से युद्ध की ओर बढ़ रहे थे। और फिर 3 दिसंबर 1971 की शाम पाकिस्तान ने भारत के कई एयरबेस पर अचानक हवाई हमला कर दिया। उस हमले ने एक बात साफ कर दी, अब युद्ध टलने वाला नहीं था। और इसी क्षण भारतीय सेना के साथ साथ भारतीय नौसेना भी इतिहास का सबसे साहसी समुद्री अभियान तैयार करने लगी, जिसकी गूंज जल्द ही अरब सागर में सुनाई देने वाली थी। पाकिस्तान के हवाई हमले के बाद युद्ध अब आधिकारिक रूप से शुरू हो चुका था। भारतीय सेना जमीन पर मोर्चा संभाल रही थी, वायुसेना आसमान में जवाब दे रही थी। लेकिन युद्ध का एक ऐसा मोर्चा था जो अभी शांत दिखाई दे रहा था, अरब सागर। और यही शांति आने वाले तूफान का संकेत थी। भारतीय नौसेना अच्छी तरह जानती थी कि अगर पाकिस्तान को कमजोर करना है तो सिर्फ सीमाओं पर लड़ाई काफी नहीं होगी। असली ताकत छिपी थी कराची बंदरगाह में। कराची सिर्फ एक शहर नहीं था, वो पाकिस्तान की नौसेना का दिल था। वहीं उनके प्रमुख युद्धपोत तैनात थे, वहीं से हथियारों और तेल की सप्लाई पूरे देश तक पहुंचती थी। अगर कराची रुक जाता तो पाकिस्तान की युद्ध मशीन आधी ठप पड़ जाती। लेकिन समस्या बेहद गंभीर थी। कराची भारतीय तट से सैकड़ों किलोमीटर दूर था। वहां मजबूत रडार सिस्टम, तटीय रक्षा और लगातार गश्त कर रहे युद्धपोत मौजूद थे। भारतीय नौसेना के पास जो तेज मिसाइल बोट्स थीं, उनकी मारक क्षमता तो खतरनाक थी, मगर उनकी रेंज सीमित थी। वे इतनी दूर जाकर सुरक्षित लौट पाएंगी या नहीं, ये किसी को नहीं पता था। यानी हमला करना लगभग असंभव लग रहा था। लेकिन युद्ध में जीत अक्सर वही हासिल करता है जो असंभव को योजना में बदलने की हिम्मत रखता है। और जल्द ही भारतीय नौसेना के मुख्यालय में एक ऐसा विचार जन्म लेने वाला था जो समुद्री युद्ध का इतिहास बदल देता। कराची पर हमला करना जरूरी था, लेकिन कैसे? यही सवाल भारतीय नौसेना के सामने सबसे बड़ी पहेली बन चुका था। अरब सागर की गहराइयों जितनी ही गहरी खामोशी उस समय नौसेना मुख्यालय के ऑपरेशन रूम में छाई रहती थी। नक्शे मेज पर फैले थे, जहाजों की रेंज, दुश्मन के रडार और समुद्री रास्तों का बार बार अध्ययन किया जा रहा था। हर विकल्प जोखिम से भरा था। इसी दौरान तत्कालीन नौसेना प्रमुख एडमिरल एस.एम. नंदा ने एक साहसी विचार रखा। सोवियत संघ से हाल ही में मिली ओसा क्लास मिसाइल बोट्स, छोटी, तेज और घातक, इन जहाजों पर लगे स्ट्राइक्स मिसाइल दुश्मन के बड़े युद्धपोतों को भी कुछ ही मिनटों में तबाह कर सकते थे। समस्या सिर्फ एक थी, उनकी सीमित दूरी। उन्हें कराची तक जाकर सुरक्षित लौटने के लिए डिजाइन ही नहीं किया गया था। लेकिन नंदा का मानना था कि युद्ध जीतने के लिए नियम नहीं, साहस काम आता है। योजना बनी कि बड़े भारतीय जहाज इन छोटी मिसाइल बोट्स को समुद्र के बीच तक साथ लेकर जाएंगे ताकि वे अपनी ऊर्जा बचा सकें। हमला रात के अंधेरे में होगा, जब दुश्मन को इसकी सबसे
कम उम्मीद होगी। ये योजना जितनी साहसी थी उतनी ही खतरनाक भी। अगर दुश्मन को भनक लग जाती तो पूरी टास्क फोर्स समुद्र में घिर सकती थी। फिर भी फैसला हो चुका था, जोखिम उठाया जाएगा। अब भारतीय नौसेना सिर्फ युद्ध नहीं लड़ने वाली थी, वो दुश्मन के दिल पर सीधा वार करने की तैयारी कर रही थी। और इस खामोश योजना को सफल बनाने के लिए शुरू हुआ एक ऐसा छल जिसने पाकिस्तान को पूरी तरह भ्रमित कर दिया। योजना तैयार हो चुकी थी, लेकिन असली चुनौती अब शुरू हुई थी, दुश्मन को बिना शक हुए हमला करने की स्थिति तक पहुंचना। भारतीय नौसेना जानती थी कि कराची पर सीधा हमला तभी सफल होगा जब पाकिस्तान को आखिरी पल तक कुछ भी अंदाजा न हो। पश्चिमी नौसैनिक कमान में गुप्त तैयारियां शुरू कर दी गईं। ओसा क्लास मिसाइल बोट्स को खुले समुद्र में अभ्यास कराया गया, लेकिन आधिकारिक रिकॉर्ड्स में इसे सामान्य युद्ध अभ्यास बताया गया। रेडियो संचार सीमित कर दिया गया। जहाजों को सख्त निर्देश दिए गए कि अनावश्यक सिग्नल ट्रांसमिशन बिल्कुल नहीं होगा। समुद्र में चल रही हर गतिविधि को सामान्य दिखाने की कोशिश की जा रही थी। सबसे अहम कदम था छल। भारतीय नौसेना ने अपने बड़े युद्धपोतों की गतिविधियों को इस तरह फैलाया कि पाकिस्तानी रडार ऑपरेटर्स को लगे सब कुछ नियमित गश्त का हिस्सा है। कुछ जहाज जानबूझकर अलग दिशाओं में भेजे गए ताकि असली स्ट्राइक ग्रुप की मौजूदगी छिपी रहे। इधर मिसाइल बोट्स को धीरे धीरे लक्ष्य के करीब लाया जा रहा था, मानो समुद्र की अंधेरी सतह के नीचे कोई शिकारी चुपचाप अपने शिकार की ओर बढ़ रहा हो। हर नाविक जानता था कि ये मिशन वापसी की गारंटी नहीं देता। और जैसे जैसे 4 दिसंबर की रात करीब आ रही थी, अरब सागर की लहरों के बीच एक ऐसा तूफान आकार ले रहा था जो कुछ ही घंटों में इतिहास बनने वाला था। 4 दिसंबर 1971 की रात अरब सागर असामान्य रूप से शांत था। आसमान पर चांद हल्के बादलों के पीछे छिपा हुआ था और समुद्र की सतह पर सिर्फ लहरों की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। लेकिन इस खामोशी के नीचे भारतीय नौसेना का सबसे साहसी अभियान आगे बढ़ रहा था। भारतीय स्ट्राइक ग्रुप अब दुश्मन के इलाके के खतरनाक करीब पहुंच चुका था। मिसाइल बोट्स पूरी गति से आगे बढ़ रही थीं, लेकिन सभी लाइट्स बंद थीं। जहाजों पर रेडियो साइलेंस लागू था। कोई अनावश्यक बातचीत नहीं, सिर्फ जरूरी आदेश। हर नाविक अपनी जगह पर सतर्क खड़ा था, क्योंकि अब एक छोटी सी गलती भी पूरे मिशन को खत्म कर सकती थी। ऑपरेशन रूम में रडार स्क्रीन पर छोटे छोटे संकेत दिखाई दे रहे थे। दूरी धीरे धीरे कम हो रही थी। कराची बंदरगाह अब सिर्फ नक्शे पर बना लक्ष्य नहीं रहा था, वो सामने मौजूद वास्तविक खतरा बन चुका था। कप्तानों को साफ आदेश था, दुश्मन की पहचान होते ही बिना देर किए हमला करना। इधर पाकिस्तान को अभी भी किसी असामान्य गतिविधि का अंदाजा नहीं था। उनके रडार ऑपरेटर्स इसे समुद्री ट्रैफिक समझकर नजरअंदाज कर रहे थे। यही वो पल था जिसका इंतजार पूरी योजना ने किया था। घड़ी की सुइयां आधी रात की ओर बढ़ रही थीं। समुद्र की अंधेरी सतह पर भारतीय जहाज अब अपने लक्ष्य की मारक दूरी में प्रवेश कर चुके थे और अगले कुछ मिनटों में अरब सागर आग की लपटों से चमकने वाला था। भारतीय स्ट्राइक ग्रुप अब कराची तट की मारक सीमा में प्रवेश कर चुका था। रडार स्क्रीन पर दुश्मन के जहाजों के संकेत साफ दिखाई देने लगे थे। जहाजों के भीतर तनाव इतना गहरा था कि मानो समय खुद धीमा पड़ गया हो। कप्तानों की निगाहें उपकरणों पर टिकी थी और हर नाविक जानता था अब वापसी का रास्ता नहीं था। सबसे आगे बढ़ रही मिसाइल बोट ने अपने रडार पर एक बड़े लक्ष्य को लॉक किया। पहचान की पुष्टि होते ही आदेश आया, टारगेट एंगेज। कुछ ही सेकंड बाद स्टाइक्स मिसाइल लॉन्चर सक्रिय हुए। समुद्र की खामोशी को चीरती हुई पहली मिसाइल रात के अंधेरे में आग की लकीर बनाकर कराची की ओर दौड़ पड़ी। कुछ पल बाद क्षितिज पर एक तेज चमक दिखाई दी। पाकिस्तान नौसेना का विध्वंसक जहाज PNS खैबर सीधे उस वार की चपेट में आ चुका था। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि जहाज का संतुलन तुरंत बिगड़ गया। पाकिस्तानी रेडियो चैनलों पर अचानक घबराहट भरी आवाजें गूंजने लगीं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि हमला कहां से हुआ, लेकिन भारतीय नौसेना यहीं रुकने वाली नहीं थी। दूसरी मिसाइल तुरंत लॉन्च की गई। इस बार लक्ष्य था पाकिस्तानी माइनस्वीपर PNS मुहाफिज। कुछ ही मिनटों में समुद्र पर आग की लपटें उठने लगीं। कराची के तटीय रडार अब सक्रिय हो चुके थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक मिसाइल ने पाकिस्तानी सप्लाई जहाज वीनस चैलेंजर को निशाना बनाया और उसके बाद कराची के तेल भंडारण क्षेत्र में भीषण आग फैल गई। जैसे ही वो लक्ष्य से टकराई, आसमान में आग का विशाल गुबार उठ खड़ा हुआ। जलते हुए तेल की लपटें कई किलोमीटर दूर तक दिखाई देने लगी। पूरा बंदरगाह मानो आग के समुद्र में बदल गया था। कराची शहर के लोग रात के अंधेरे में अचानक उठी इस आग को देखकर दहशत में आ गए। पाकिस्तान को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि भारतीय नौसेना इतनी दूर आकर हमला कर सकती है। कुछ ही मिनटों में स्ट्राइक ग्रुप
अपने निर्धारित लक्ष्यों को भारी नुकसान पहुंचा चुका था। लेकिन असली चुनौती अभी खत्म नहीं हुई थी। दुश्मन अब पूरी तरह जाग चुका था और भारतीय जहाजों को उसी समुद्र से सुरक्षित लौटना था जो अब युद्ध क्षेत्र बन चुका था। कराची बंदरगाह पर कुछ ही मिनटों में हालात पूरी तरह बदल चुके थे। जहां कुछ देर पहले सामान्य नौसैनिक गतिविधियां चल रही थीं, अब वहां अफरा तफरी मच चुकी थी। रेडियो चैनलों पर लगातार टूटती हुई आवाजें गूंज रही थीं। कोई मदद मांग रहा था, कोई हमले की दिशा समझने की कोशिश कर रहा था। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि पाकिस्तान नौसेना को पता ही नहीं चल पा रहा था कि दुश्मन आखिर है कहां। पीएनएस खैबर से भेजे गए शुरुआती संदेशों में भ्रम साफ झलक रहा था। उन्हें लगा कि शायद हवाई हमला हुआ है। तटीय रक्षा इकाइयों ने आसमान की ओर फायरिंग शुरू कर दी, जबकि हमला समुद्र से आया था। गलत सूचनाओं और जल्दबाजी में लिए गए फैसलों ने स्थिति और बिगाड़ दी। उधर तेल टैंकों में लगी आग तेजी से फैलती जा रही थी। आसमान लाल हो चुका था और धुएं का गुबार शहर के ऊपर छा गया था। कराची, जो पाकिस्तान की समुद्री ताकत का प्रतीक था, अब असहाय दिखाई दे रहा था। लेकिन इस अराजकता के बीच एक और सच्चाई सामने आ रही थी। भारतीय जहाज अभी भी दुश्मन के पानी में थे। कराची जल रहा था, लेकिन भारतीय नौसेना के लिए मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था। असली परीक्षा अब शुरू हुई थी। दुश्मन के जाग चुके समुद्री क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकलना। स्ट्राइक ग्रुप को तुरंत वापसी का आदेश मिला। जहाजों ने अपनी दिशा बदली और पूरी गति से खुले समुद्र की ओर बढ़ने लगे। हर कप्तान जानता था कि अब पाकिस्तान एयरफोर्स किसी भी क्षण जवाबी हमला कर सकती है। मिसाइल बोट्स की सबसे बड़ी कमजोरी यही थी, उनके पास मजबूत एयर डिफेंस नहीं था। अगर दुश्मन के लड़ाकू विमान उन्हें ढूंढ लेते तो बच निकलना लगभग असंभव हो जाता। रेडार स्क्रीन पर लगातार निगरानी रखी जा रही थी। इंजन पूरी क्षमता से चल रहे थे और जहाज समुद्र की लहरों को चीरते हुए अंधेरे में गायब होने की कोशिश कर रहे थे। पीछे जलता हुआ कराची धीरे धीरे क्षितिज में छोटा होता जा रहा था। कई घंटों की तनावपूर्ण यात्रा के बाद जब भारतीय जहाज सुरक्षित दूरी पर पहुंचे, तब जाकर नाविकों ने राहत की सांस ली। उन्हें शायद तब भी अंदाजा नहीं था कि उन्होंने सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि नौसैनिक युद्ध का इतिहास बदल दिया था। 5 दिसंबर 1971 की सुबह जब सूरज अरब सागर के ऊपर उगा तो उसके साथ एक चौंकाने वाली सच्चाई भी दुनिया के सामने आ चुकी थी। कराची बंदरगाह से उठता धुआं अभी भी आसमान में फैला हुआ था। पाकिस्तान नौसेना को रात के हमले के नुकसान का सही अंदाजा लगने लगा था। तेल भंडारण सुविधाएं जल रही थीं और बंदरगाह की गतिविधियां लगभग ठप पड़ गई थीं। सबसे बड़ा झटका ये था कि उनके कई प्रमुख युद्धपोत डूब चुके थे या गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो चुके थे और हमला इतनी दूर से इतनी सटीकता से किया गया था कि उनके रक्षा तंत्र को प्रतिक्रिया देने का मौका ही नहीं मिला। पाकिस्तान की समुद्री सप्लाई लाइन अचानक कमजोर पड़ गई थी। उधर भारत में ये खबर धीरे धीरे फैल रही थी। भारतीय नौसेना ने दुश्मन के दिल पर सीधा वार किया था और ये सिर्फ एक जीत नहीं बल्कि युद्ध की दिशा बदलने वाला क्षण साबित होने वाला था। कराची पर हुए इस अचानक हमले की खबर जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में छा गई। दुनिया भर के सैन्य विश्लेषक हैरान थे कि अपेक्षाकृत छोटी मिसाइल बोट्स ने इतनी बड़ी नौसैनिक शक्ति को कैसे भारी नुकसान पहुंचा दिया। ये हमला आधुनिक नौसैनिक युद्ध की सोच को बदल देने वाला साबित हुआ। कई देशों की नौसेनाओं ने पहली बार महसूस किया कि भविष्य की लड़ाइयां सिर्फ बड़े युद्धपोतों से नहीं बल्कि तेज और सटीक मिसाइल प्लेटफॉर्म से तय होंगी। भारतीय नौसेना की रणनीति को एक साहसी और अत्यंत प्रभावी सैन्य अभियान के रूप में देखा गया। लेकिन भारत के लिए ये सिर्फ वैश्विक प्रशंसा का विषय नहीं था, ये अपने आत्मविश्वास के पुनर्जन्म की शुरुआत थी। ये सिर्फ दुश्मन के जहाजों का विनाश नहीं था बल्कि पूरे राष्ट्र के मनोबल की पुनर्स्थापना थी। वर्षों बाद भारतीय जनता ने महसूस किया कि उनकी सेनाएं सिर्फ रक्षा ही नहीं बल्कि निर्णायक जवाब देने की क्षमता भी रखती हैं। समुद्र में लड़ने वाले उन नाविकों के नाम शायद हर घर तक नहीं पहुंचे, लेकिन उनकी बहादुरी ने पूरे राष्ट्र को गर्व से भर दिया। 4 दिसंबर की वो रात भारतीय नौसेना के इतिहास में साहस और रणनीति का प्रतीक बन गई। बाद में इसी ऐतिहासिक विजय की याद में 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ऑपरेशन ट्राइडेंट सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं था, वो साहस और रणनीति का ऐसा उदाहरण था जिसने दुनिया को दिखा दिया कि बुद्धिमत्ता से लड़ी गई लड़ाई कितनी निर्णायक हो सकती है। कराची की जलती हुई लपटें धीरे धीरे बुझ गईं, लेकिन उस रात की गूंज आज भी भारतीय नौसेना की पहचान में सुनाई देती है। 4 दिसंबर 1971 ने साबित कर दिया, समुद्र की गहराइयों में लिया गया एक साहसी फैसला इतिहास की दिशा बदल सकता है। ऐसी ही ऐतिहासिक और रोमांचक सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल ए हिस्ट्री को अभी सब्सक्राइब करें। यहाँ हम इतिहास के उन पलों को जीवित करते हैं जिन्होंने दुनिया बदल दी। अगली कहानी में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।